Good morning, students. How are you? I hope you will be fit and fine. Students, we are reading our fourth lesson and we have discussed its main points before summer vacations. Now we will start this lesson from very first. Lesson name is The Making of Laws. In ancient India, there were many overlapping local laws. जैसा कि हमने पढ़ा है, अपनी हिस्ट्री से भी हमने जान लिया है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोकल लॉज होते हैं या रीति रिवाज भी मान सकते हैं कि प्राचीन जो भारत था उसमें बहुत सारे लोकल लॉज हुआ करते थे। डिफरेंट कम्युनिटीज एंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज, और अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग तरह की अपनी ऑटोनॉमी को यूज करती थी, अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम था उसको यूज करती थी कानून बनाने में। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दिस सिस्टम स्लोली बिगेन टू चेंज, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का गुलाम हुआ भारत तो उसी समय यहाँ पर कुछ बदलाव आने शुरू हो गए। यहाँ का जो सिस्टम है वो चेंज होना शुरू हो गया था। दैट इज वाई सम स्कॉलर्स बिलीव दैट, इसलिए कुछ स्कॉलर जो थे उनका मानना था कि इट वर द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ये ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ही थे, यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी ही थे जिन्होंने यहाँ पर कानून के शासन को इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि इंडिया में जो कानून का शासन है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? अंग्रेजों ने ही किया था। उससे पहले क्या था? हमारे लोकल लॉज ही काम करते थे। इट वर द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट who introduced the British sorry he who introduced the rule of law in India। ब्रिटिश रूल, ये कॉलोनिस्ट ही थे जिन्होंने कानून का शासन भारत में इंट्रोड्यूस किया था। हाउ एवर सम हिस्टोरियंस डू नॉट एग्री विद दिस व्यू, और कुछ हिस्टोरियंस ऐसे थे जो इस व्यू से एग्री नहीं होते थे। इसके बाद आता है दे रिफ्यूट दिस क्लेम ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। उन्होंने इसका रिफ्यूट क्यों किया था, इसका खंडन क्यों किया था, यानी कि इसके लिए मना क्यों किया था? पहला पॉइंट दिया है द ब्रिटिश लॉ वाज आर्बिट्रेरी। तो ब्रिटिश लॉ जो था वो आर्बिट्रेरी था। इसका मतलब क्या था? मनमाना था, यानी कि अपने मनमाने ढंग से वो कानून बनाते थे। For example, the Sedition Act of 1870 laid down that any person protesting or criticizing the British government could be arrested without appropriate trial। तो इसमें मनमाना क्यों माना गया था? जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, उसमें क्या दिया गया है? अगर कोई भी आदमी ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करता है तो उसको बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर लिया जाएगा, यानी कि बिना किसी सुनवाई के उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था किस चीज़ में? डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि जब अंग्रेजों का गुलाम था भारत, तो हमारे नेशनलिस्ट ने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था लीगल स्फीयर को डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि लीगल स्फीयर यानी कानूनी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। दे बिगेन टू प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज एंड द आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ द ब्रिटिशर्स। उन्होंने अंग्रेजों के मनमाने कानूनों का विरोध करके इस चीज़ को आगे लाए थे वो, यानी कि भारत में जो कानूनी स्फीयर था, क्षेत्र था, उसको बढ़ावा दिया था। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड तक इंडियन लीगल प्रोफेशनल्स आल्सो बिगेन टू एमर्ज, यानी कि इंडियन वकील जो थे वो भी आने स्टार्ट हो गए थे। तो लीगल प्रोफेशनल्स का मतलब क्या होता है? जिसने कानूनी क्षेत्र में कानूनी क्षेत्र को अपना व्यवसाय बना लिया हो। इंडियन जजेस आल्सो बिगेन टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन डिसीजन मेकिंग। इंडियन जजेस जो थे उन्होंने भी क्या कर दिया था? एक ग्रेटर रोल इन डिसीजन मेकिंग
डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ा रोल अदा करना शुरू कर दिया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑन विच द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द कंट्री। इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, एक फाउंडेशन को बनाया था ऑन विच द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर कानून बनाते थे देश के लिए। लेट अस स्टडी हाउ द लॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस। और अब हमें कानून बनाने के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कानूनों को एग्जिस्ट किया जाता है, किस तरह से अस्तित्व में लाया जाता है, या कानूनों को कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले दिया गया है लॉ मेकिंग। और पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री। हमारी पार्लियामेंट ही होती है जो कानूनों को बनाती है पूरे देश के लिए। आप इसके बारे में देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। कैसे कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर बनी है, इसके बारे में हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। हमारी पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट से मिलकर के बनी होती है। इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। और हमारी पार्लियामेंट ही सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होती है देश में। यानी कि कानून बनाने की जो सबसे सुपर पावर होती है वो कौन होती है, हमारी पार्लियामेंट। इट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट्स दैट आर अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर लेजिस्लेट करने की या कानून से रिलेटेड जो शक्ति होती है सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के, वो किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इट कैन एनेक्ट न्यू लॉज और चेंज द एग्जिस्टिंग वंस। इसमें क्या होता है, इनेक्ट न्यू लॉज, इसमें नए कानूनों को लागू किया जाता है और जो कानून बनाए हुए हैं उनमें बदलाव भी लाया जा सकता है, यानी कि अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो अथॉरिटी दी गई है कानून बनाने की वो सबसे ज्यादा किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आपने 7th क्लास में हमारी लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि जो कानून बनाने के लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो हमारे कानून बनाने के लिए 3 लिस्ट को प्रोवाइड किया गया है। 3 लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। सब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, उनमें कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको देखते हैं कि भाई उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो हमारी जो 3 लिस्ट है वो कौन कौन सी होती है, तो सेंट्रल लिस्ट होती है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर होती है, पार्लियामेंट जो होती है वही कानून बनाती है। उसके बाद होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। कॉन्कॉर्ड लिस्ट होती है। कॉन्कॉर्ड लिस्ट पर कानून बनाने का काम किसका होता है, स्टेट और सेंट्रल दोनों का होता है। स्टेट और सेंट्रल में अगर कोई भी मतभेद होता है या किसी कानून को लेकर के कंट्रोवर्सी बनती है तो उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी वही कानून मान लिया जाएगा। द प्रपोजल फॉर ए लॉ इज कॉल्ड ए बिल। तो ये एक 1 मार्क में क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज बिल। तो बिल क्या होता है, द प्रपोजल फॉर ए लॉ इज कॉल्ड ए बिल। कानून के लिए जो प्रपोजल होता है, प्रस्ताव होता है, उसको हम बिल कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स। 2 तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल्स। तो हम इन दोनों बिलों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप आज यहाँ तक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने समर वैकेशन से पहले पढ़े थे उनके बारे में दोबारा से फिर पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।